नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे भारत पब्लिक न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम एक ऐसे मुद्दे की गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिरकार ये सच्चाई आज तक क्यों ऐसी छुपी रही और आज तक इस चीज़ को क्यों छुपाया गया। हम बात कर रहे हैं आरएसएस कम्युनिटी की, क्योंकि आपने जो थंबनेल में देखा है वास्तव में ये सच है। और आज हम इस वीडियो में खुलासा करेंगे। एक भाई ने एक वीडियो के माध्यम से सारे प्रमाणों के साथ ये खुलासा किया है कि आखिरकार आरएसएस समाज है क्या, आरएसएस कम्युनिटी क्या है और इसके कितने कितने शाखाएं हैं और ये भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कैसी कैसी भूमिका बनाते हैं और ये लोग समाज के बीच में या मानव जाति के बीच में कितना नफरत फैला रहे हैं। यही सारा कुछ हम आज इस वीडियो के माध्यम से खुलासा करेंगे। देखिए, ये हमारे एक बंधु हैं जो इस वीडियो को खुलासा किए हैं। मैं आज उन्हीं के वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार इन्होंने जो खुलासा किया है बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा है और ये आपके लिए बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि आखिरकार आरएसएस क्या है। आज के समाज के लिए, आज के समुदाय के लिए ये कितना खतरनाक सिद्ध हो रहा है और यहाँ तक कि ये भी सिद्ध किया गया है कि आज तक ये सरकार के द्वारा रजिस्टर भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा खुलासा है कि आज तक इतने कम्युनिटी, इतने शाखा इसकी ब्रांचेस चल रही हैं, फिर भी आज तक ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ। कितने भी क्राइम हो जाते हैं, इसमें आरएसएस वाले जो क्राइम करते हैं, जैसे देख लीजिए बजरंग दल है और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटियाँ चल रही हैं, बहुत एनजीओ चल रही हैं, उनके द्वारा बहुत सारे क्राइम किए जाते हैं लेकिन उनमें कोई किसी पर आरोप नहीं सिद्ध हो पाता है क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही किसी पर ऐसे सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए ये एक तरह चोर की तरह काम करता है। तो आइए जानते हैं हमारे इस बंधु के द्वारा, हमारे शिवा भाई इस बात का खुलासा करेंगे। तो देखिए ये वीडियो और लास्ट तक ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इसने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया है। ऐसा डीएनए टेस्ट किया है कि आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। बताया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार आरएसएस को लेकर ऐसी टेस्टिंग और ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। पहली बार ऐसा डेटा सेट निकाला गया है जो संघ का रियल कैरेक्टर, जी हाँ, रियल कैरेक्टर दुनिया के सामने रखता है, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। दवायर के लिए कुणाल पुरोहित ने ये जो रिपोर्ट तैयार किया है, इसे देखने समझने के बाद आरएसएस के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल बाकी नहीं रह जाएगा। जी हाँ, संघ के दोहरेपन की पराकाष्ठा कितनी है, ये रिपोर्ट बड़े ढंग से प्रस्तुत करती है। जरा देखिए कि जो संगठन खुद को परम राष्ट्रवादी बताता है, जिस संगठन की तारीफ पूर्व प्रचारक नरेंद्र मोदी पीएम के रूप में लाल किले से, उसकी प्राचीर से करते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं, वही संगठन किस तरीके से भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत के नियम कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए बाकी दुनिया के नियम कानून को मानता है। इन्हें भारत की जनता और भारत की व्यवस्था के प्रति पारदर्शिता दिखाने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जब जाते हैं तो वहां इनका कैरेक्टर बदल जाता है। ये रिपोर्ट बता रही है कि दूसरे देशों में आरएसएस से संबंधित जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं उनमें से 80% रजिस्टर्ड है, जबकि भारत में जो सबसे मूल संगठन है वही रजिस्टर्ड नहीं है। ये पूरी कहानी आपकी खोपड़ियां चकरा देने वाली है, इसलिए माथे पे ठंडा तेल लगा के बैठिए, आजू बाजू एक आध गिलास ठंडा पानी भी रख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, और ये काम बहुत जरूरी है। यही वीडियो के नीचे इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करिए, इसके बाद घंटी आएगी, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे कि छुट्टी पे चले गए हैं, क्या वीडियो नहीं मिल रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दवायर के लिए कुणाल पुरोहित ने आरएसएस की गजब चौंकाने वाली कुंडली सामने रखा है। इस रिपोर्ट का मूल सवाल यह है कि आरएसएस भारत में खुद को रजिस्टर क्यों नहीं करता, जबकि उसके ज्यादातर विदेशी सहयोगी संगठन रजिस्टर्ड है। इस रिपोर्ट में सीइंग द संघ नाम के डेटा सेट का इस्तेमाल किया गया है। इस डेटा सेट में संघ और उससे जुड़े हुए तमाम संगठनों, यानी भारत और विदेश में भी जितने भी इन लोगों से जुड़े हुए संगठन हैं, उन सब का ब्यौरा शामिल है। यह रिपोर्ट बताती है कि संघ का नेटवर्क 38 देशों में फैला हुआ है। इस डेटा सेट में संघ से जुड़े हुए कुल 2502 संगठन बताए जा रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप, आपके कान में कोई खराबी नहीं है, एकदम बढ़िया माइक काम कर रहा है।
आरएसएस से जुड़े हुए 2502 यानी 2500 से ज्यादा संगठन दुनिया भर में काम कर रहे हैं और दुनिया भर के इन 2502 संगठनों में से 747 संगठन अनरजिस्टर्ड बताए गए हैं, यानी वो पंजीकृत नहीं है। यानी जब हम भारत समेत पूरी दुनिया के आरएसएस से संबंधित संगठनों की बात करते हैं तो 70% से ज्यादा संगठन रजिस्टर्ड है, लेकिन जैसे ही आप भारत वाले संगठनों को अलग कर देते हैं तो दुनिया के अलग अलग देशों में संघ से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनमें से 80% संगठन रजिस्टर्ड है, यानी विदेशों में इन्होंने अपने आप को जम के रजिस्टर कराया है। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि विदेश में कानून मान रहे हैं और भारत में रजिस्ट्रेशन का नाम लेते ही ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे बिन पानी मछली। सवाल है कि ये दोहरा रवैया क्यों, ये दोहरापन क्यों? अब यहीं पे मुझे पंडित नेहरू की वो बात याद आती है कि संघ वाले अगर कहें कि पूरब जा रहे हैं तो आप इन्हें बाकी के सभी दिशाओं में ढूंढ लीजिए, पूरब में तो नहीं मिलेंगे। वैसे इस बात को खुद हमारे वर्तमान नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी बार बार साबित करते हैं। जो कहते हैं कभी नहीं करते और जो नहीं करते वो डेफिनेटली कर देते हैं। जो कांड खुद करते हैं उसका आरोप दूसरों पर लगाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दुनिया भर में आरएसएस के जो भी संगठन हैं वो कहीं एनजीओ तो कहीं नॉन प्रॉफिट तो कहीं प्राइवेट कंपनी और कहीं एडवोकेसी या लॉबिंग ग्रुप के रूप में रजिस्टर्ड है। इस मामले में द वायर ने आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर से ईमेल पर सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। आपको याद होगा साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा था, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2010 में आरएसएस की करीब 40,000 शाखाएं थीं। अप्रैल 2014 तक ये बढ़ के 44,000 हो गई और 29,000 से ज्यादा स्थानों तक पहुंच गई। मार्च 2026 तक आरएसएस ने खुद ही दावा किया कि उनकी शाखाएं 88,000 से ज्यादा हो चुकी हैं और इनकी उपस्थिति 55,000 से ज्यादा स्थानों पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा संगठन अगर एनजीओ की तरह काम करता है तो एनजीओ की तरह ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखता, पारदर्शिता क्यों नहीं है? दुनिया भर के 38 देशों में आरएसएस का नेटवर्क फैला हुआ है। विदेशों में इनके जो सहयोगी संगठन हैं वो ज्यादातर रजिस्टर्ड हैं और स्थानीय नियम कानूनों के दायरे में है। अकेले अमेरिका में इनके 107 एफिलिएटेड संगठन हैं और इनमें से मात्र 10 अनरजिस्टर्ड है, यानी 97 रजिस्टर्ड संस्थाएं आरएसएस की अमेरिका में है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में इन संगठनों को टैक्स एग्जेम्प्ट नॉन प्रॉफिट या एडवोकेसी ग्रुप के रूप में अपना रिकॉर्ड सार्वजनिक करना पड़ता है। यानी आरएसएस से संबंधित तमाम संगठन दुनिया भर के देशों में अमेरिका में अपना पूरा रिकॉर्ड देश के सामने रखते हैं। इस रिपोर्ट में हिंदू स्वयं सेवक संघ का उदाहरण दिया गया है। ये अमेरिका में टैक्स एग्जेम्प्ट नॉन प्रॉफिट के रूप में रजिस्टर्ड है, इसलिए इसकी टैक्स फाइलिंग होती है और कर्मचारियों को दिए गए कंपेंसेशन तक के सार्वजनिक रिकॉर्ड आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में संघ से संबंधित 26 संगठन हैं, इनमें से सिर्फ 3 अनरजिस्टर्ड हैं, यानी 23 का रजिस्ट्रेशन है। बाकी जो संगठन हैं उनको एनुअल बैलेंस शीट और कंपनी स्ट्रक्चर की जानकारी ब्रिटिश सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है, यानी 26 में से 23 को करनी पड़ती है। जबकि यदि हम भारत में देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में संघ के कुल 2240 संगठन हैं, 2240, और इनमें से 693 अनरजिस्टर्ड हैं। यानी भारत में आरएसएस लिंक्ड संगठनों में करीब हर 3 में से 1 संगठन कागज पे रजिस्टर नहीं है। इस रिपोर्ट का कहना है कि रजिस्टर नहीं होने से इनके अकाउंट्स पब्लिक नहीं होते, जो इन्हें पैसे दान करता है उनके बारे में पता नहीं चलता, ऑडिट की कोई बाध्यता नहीं होती, कानूनी जवाबदेही कमजोर होती है। इसी रिपोर्ट में बजरंग दल का उदाहरण दिया गया है, जिसे डेटा सेट में अनरजिस्टर्ड संघ आउटफिट के रूप में दिखाया गया है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है जो कि 1984 में बना था। ये रेगुलर ऐसे इवेंट करता है जहां मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच होती है। इसके सदस्य अक्सर मुस्लिम विरोधी और ईसाई विरोधी हिंसा में शामिल पाए जाते हैं, आतंक फैलाते हुए पाए जाते हैं। तमाम सबूत बताते हैं कि इन संगठनों के बीच और कभी कभी संघ के साथ भी अक्सर पैसे का लेन देन भी होता रहता है और वो बजरंग दल भी रजिस्टर्ड नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार आरएसएस का बचाव करते हुए कहते हैं कि आरएसएस साल में एक बार गुरु दक्षिणा लेता है। आरएसएस के पास बाहर से पैसा नहीं आता है, स्वयं सेवक खुद ही गुरु दक्षिणा देते हैं। अब सवाल यह है कि जो स्वयं सेवक गुरु दक्षिणा देते हैं वो चोरी या डकैती करके लाते हैं क्या? गुरु दक्षिणा का हिसाब किताब देश के सामने क्यों नहीं होना चाहिए? और ये तो आप कह रहे हैं ना कि स्वयं सेवक दान करता है, गुरु दक्षिणा देता है, विदेश से नहीं लेते हैं। जब कोई हिसाब किताब नहीं है तो कैसे माना जाए कि यही बात सही है? और वो कौन सा ज्ञान है
जो संघ अपने स्वयं सेवकों को दे रहा है, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा मिल रही है, क्योंकि गुरु दक्षिणा तो ज्ञान के बदले दी जाती है और गुरु दक्षिणा कोई चोरी का धन तो होता नहीं है कि उसे छिपा कर रखना जरूरी है। स्वयं सेवकों को कितना अच्छा लगेगा कि उनकी गुरु दक्षिणा के बारे में पूरी दुनिया जाने, उनको भी बढ़िया लगेगा कि हमने इतना दान दिया, गुरु दक्षिणा दी और उसका प्रचार हो रहा है। क्या स्वयं सेवक भी अपनी गुरु दक्षिणा को छिपा कर रखना चाहते हैं? क्या वो चोरी छिनैती करके लाते हैं? गुरु दक्षिणा देने के लिए आखिर गुरु दक्षिणा को छुपाने की जरूरत क्या है? वीएचपी नेता पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कानून है जो आरएसएस को रजिस्टर करना अनिवार्य बताता है। अब इसी कुतर्क पर कुतर्क करते हुए सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कानून है जो कहता है कि आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के रह सकता है इतने सालों तक? 100 साल से ज्यादा हो गया। आखिर तमाम संगठन, तमाम संस्थाएं, तमाम एनजीओ, ट्रस्ट सब रजिस्टर क्यों करा रहे हैं? कल को सब यही कहने लगे कि हमको बताइए कौन सा कानून है कि रजिस्टर करना है। इनका कहना है कि आरएसएस की गुरु दक्षिणा वाली आय पर पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स लगाने की कोशिश किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आरएसएस के पक्ष में आदेश दिया। इस रिपोर्ट में एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एक्सपर्ट ने कहा कि अगर आरएसएस म्यूचुअली प्रिंसिपल का लाभ लेना चाहता है तो उसे अपनी मेंबर लिस्ट और मनी सोर्स दिखाना होगा। जानकारों के अनुसार आरएसएस को यह भी दिखाना होगा कि उसका काम केवल मेंबर्स तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि आरएसएस का काम समाज और राजनीति में बहुत व्यापक है, इसलिए इसे केवल मेंबर्स ओनली क्लब जैसा बताना मुश्किल है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतने दिनों से आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठ रहा है, आखिर रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत क्या है? तो मसला ये है कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन होने के बाद भारत में आईटीआर फाइल करना होता है। जो लोग दान कर रहे हैं उनका नाम, पता, पैन नंबर सब कुछ रखना होता है और 10 साल तक फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। यानी अगर आरएसएस ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उनको कितना पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सारा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, देश के सामने रखना पड़ेगा। तो लोगों को पता चलेगा कि इनके पास धन कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और उस धन का प्रयोग, दुरुपयोग कहां हो रहा है। इन्हीं चीजों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इन लोगों ने कथित रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। वैसे एक चर्चा और भी होती है, कहा जाता है कि इनका कोई मेंबर कांड कर दे, कांड ही तो करते हैं, कांड कर दे तो उसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है। कांड करके अगर पकड़ा गया तो कह देंगे कि तो हमारा आदमी ये नहीं है जी। अब आप कैसे साबित करेंगे कि ये उन्हीं के आदमी है? जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप दिखाएंगे क्या? ये रिपोर्ट सवाल उठाती है कि आरएसएस अपने डोनेशन को पब्लिक नहीं करता, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि पैसा कहां से आ रहा है। अगर कोई विदेशी भी भारत में आकर इन्हें कैश डोनेशन दे दे तो पब्लिक रिकॉर्ड में इसका पता कैसे चलेगा? आप सोचिए कि आरएसएस ने दिल्ली में अपना लगभग 150 करोड़ का हेडक्वार्टर बनाया है, 1.5 अरब का। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं? और ये लोग कह रहे हैं कि हम गुरु दक्षिणा लेते हैं। सवाल है कि वो कौन चेले हैं जो 1.5 अरब रुपया कार्यालय बनाने के लिए दे रहे हैं? क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है? ये रिपोर्ट बताती है कि ये निर्माण सीधे आरएसएस ने नहीं बल्कि इनसे जुड़े हुए रजिस्टर्ड ट्रस्ट श्री केशव स्मारक समिति के जरिए डोनेशन के माध्यम से किया गया। इसी तरह रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका में संघ से संबंधित 5 संस्थाओं को, कम से कम 5 संस्थाओं को 8.5 करोड़ रुपए के आसपास कोविड रिलीफ फंड मिला। आप सोचिए, ये लोग दावा करते हैं कि अभी इनका 2026 का दावा है कि 88,000 से ज्यादा शाखाएं चलाते हैं। जिले, तहसील और छोटे छोटे एरिया में भी तमाम कार्यक्रम होते हैं। 55,000 से ज्यादा स्थानों पर उपस्थिति। आप अपने घर पर आधे घंटे के लिए कुछ लोगों को मीटिंग करने के लिए बुला लीजिए, मात्र 10 लोगों को बुला लीजिए, चाय पानी नाश्ता कराने में ही हजारों का खर्चा हो जाएगा। मगर यहाँ 88,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं, 55,000 से ज्यादा स्थानों पर उपस्थिति है, तमाम मीटिंग होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ होता है, ट्रेनिंग होती है, जुलूस निकलता है। उन सब का खर्चा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को पता नहीं। यह रिपोर्ट कहती है कि आरएसएस जानबूझकर फॉर्मल लीगल आइडेंटिटी से बचता है। अगर ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इसके मेंबर, इसका फंड और इसके एक्शन की जवाबदेही तय हो जाएगी। आरएसएस के जो संबंधित संगठन है, जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ढेर सारे रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के माध्यम से ये अपना काम चलाता है। लेकिन जो पेरेंट बॉडी है वो खुद जिम्मेदारी से बची रहती है। यानी हजारों की संख्या में संगठन बना लो, उसमें से कुछ को रजिस्टर भी कर लो, कभी किसी में कोई गड़बड़ी पकड़ी भी गई, उस पर बैन भी लगा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट संगठन बचा रहेगा और पेरेंट बचा रहेगा तो और भी बच्चे पैदा हो जाएंगे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आरएसएस राजनीति में प्रभाव रखता है, लेकिन उसकी कैंपेन कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल रोल बीजेपी के इलेक्शन कमीशन फाइलिंग में साफ नहीं दिखते। और तो और आरएसएस अक्सर ये कहता है कि उसकी कोई फॉर्मल मेंबरशिप लिस्ट नहीं है, यानी कौन कौन उसके सदस्य हैं इसका कोई रजिस्टर नहीं है। देश भर के लोगों का रजिस्टर बनाने निकल पड़े हैं, कभी एनआरसी सीए तो कभी एसआईआर के नाम पर। घूम घूम के जबरदस्ती सबका कागज मांगा जा रहा है।
तुम अपनी नागरिकता दिखाओ, तुम अपनी सिटीजनशिप साबित करो, भारतीय हो कि विदेशी हो, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से भाग रहे हैं। दूसरों का कागज मांगने में बड़ा मजा आता है, कागज तो दिखाना पड़ेगा, अपना कागज बनाने में खटिया खड़े भी सरागोल हो जाता है। हाल ही में हमने देखा कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठाना शुरू किया तो मोहन भागवत कहने लगे कि बहुत सी अनरजिस्टर्ड चीजें चल रही हैं, हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अब सवाल यह है कि आरएसएस कौन सा धर्म है, क्या ये हिंदू धर्म है? और ये क्या जवाब होता है कि बहुत सी अनरजिस्टर्ड चीजें चल रही हैं? ये तो वही हुआ कि एक चोर पकड़ा गया, पूछताछ करने पे कहता है कि बहुत सारी चोरियां चल रही हैं, बहुत सारे चोर डकैत घूम रहे हैं, आप उनको पकड़िए। क्या ये कोई तर्क है? आपने चोरी क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। तो सवाल है कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? बहुत सारी चीजें अनरजिस्टर्ड हैं, इससे आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराने से छूट थोड़ी मिल सकती है। द कारवा ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसमें पता चला कि दुनिया भर में आरएसएस के 2502 अलग अलग संगठन हैं। लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने 1980 के दशक में हिंदू राइट विंग के उभार को करीब से ट्रैक किया है, उनका कहना है कि आरएसएस ने हमेशा जुड़े हुए संगठनों के जरिए प्रोग्राम के फ्लो और डायरेक्शन को कंट्रोल करने तथा तय करने की कोशिश किया है, लेकिन अपने दम पर नहीं, यानी अन्य संगठनों के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है आरएसएस। इनका कहना है कि महात्मा गांधी की हत्या में इसकी भूमिका के बाद, उस पर बैन लगने के बाद आरएसएस का खुद को एक फॉर्मल एंटिटी न बनाने का विश्वास और मजबूत हुआ। यानी महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने कर दिया, सब जानते थे, आज भी सब जानते हैं कि गोडसे आरएसएस का आदमी था, लेकिन चूंकि कोई मेंबर लिस्ट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड व्यवस्था नहीं है, तो आरएसएस वालों ने कह दिया कि गोडसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब गांधी हत्या के बाद बचने का रास्ता मिल गया, तब फिर इन्होंने ठान लिया कि बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है रे बाबा, ये बहुत सही उपाय है बचे रहने का। नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि आरएसएस की अंदरूनी भावना यही रही होगी कि आरएसएस को कागज पर औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर जिम्मेदारी इन्हीं पर आ जाएगी। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के प्रोफेसर रोहित चोपड़ा कहते हैं कि संघ से जुड़े हुए संगठन स्ट्रेटेजिक कारणों से विदेशों में रजिस्ट्रेशन कराना चुनते हैं। विदेशों में रजिस्टर करके संघ से जुड़े लोग खुद को बड़ी अमेरिकी कंपनियों में पैसा जुटाने के लायक बना लेते हैं और ये पैसा अक्सर भारत में संघ से जुड़े लोगों को दे दिया जाता है। चोपड़ा ने कहा कि संघ से जुड़े लोग विदेश में कानून तोड़ने से डरते हैं। भारत के उलट विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के सिस्टम बहुत सख्त है। ये संगठन विदेश में कानून तोड़ने से डरे हुए हैं, इसलिए वहां रजिस्टर करा लेते हैं, वहां अपना हिसाब किताब सबको दिखाते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन भारत में इनको बच जाने का भरोसा होता है, इसलिए यहाँ रजिस्टर नहीं कराते। साल 2002 में द कैंपेन टू स्टॉप फंडिंग हेट नाम के एक ग्रुप ने पाया कि अमेरिका में संघ से जुड़े लोगों ने भारत में संघ से जुड़े लोगों को $3 मिलियन से भी ज्यादा रुपए दिए। सोचिए, ये कहानी साल 2002 की है, अभी के हिसाब से 30 लाख में 94 का गुणा कर लीजिए। इतना पैसा साल 2002 में अमेरिका से संघ के लोगों ने भारत में संघ के लोगों को दिया। 2014 में एक ऑनलाइन साउथ एशियन सिटीजन वेब की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अमेरिका में संघ से जुड़ी चैरिटी ने 2002 से 2012 के बीच आरएसएस से जुड़े संगठनों को 2800 करोड़ रुपए भेजे। सोचिए, 2800 करोड़ भेजने के आरोप लगे अमेरिका से भारत में संघ को। सवाल है कि जब सब कुछ गुरु दक्षिणा से चल रहा है तो फिर ये विदेश से अरबों रुपए के कथित लेन देन क्यों हो रहे हैं, काहे आ रहे हैं? आखिर विदेश में बैठे लोगों को संघ कौन सा ज्ञान दे रहा है, कौन सी घुट्टी पिला रहा है, कौन सी शिक्षा दे रहा है जो वो लोग अरबों रुपए वहां से भेज रहे हैं कथित रूप से? दिल्ली में संघ का जो 150 करोड़ का हेडक्वार्टर बना, इसके लिए संघ ने डोनेशन से जुड़े एक संगठन श्री केशव स्मारक समिति के जरिए पैसा भेजा, जो कि एक ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है, जैसा कि कारवा की रिपोर्ट में बताया गया था। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार, जो कि राम मंदिर डोनेशन घोटाले के लिए भी खबरों में है, इन्होंने हाल ही में कहा कि आरएसएस के पास नागपुर के अलावा देश में कोई बिल्डिंग नहीं है और लोग ऐसे बिल्डिंग बना के आरएसएस के लिए छोड़ देते हैं। वैसे राम मंदिर को लेकर भी बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर भी पैसे का हिसाब किताब नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए चोरी हो गए, डकैती हो गई। दूसरी तरफ आरएसएस और उसके तमाम संगठनों के भी आए गए का कोई हिसाब नहीं है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। तो लोग क्या समझें कि मंदिर का पैसा भी आरएसएस और उसके संगठनों ने पचा लिया, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट में भी चुन चुन के आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगाया गया था, उन्हीं की सारी जिम्मेदारी थी, वही लोग सत्ता में भी हैं और तमाम बड़े बड़े लोगों को मंदिर चोरी के मामले में बचा लिया गया है।
ये भी आरोप लग रहा है। समझने वाली बात यह है कि तमाम संगठनों के लिए FCRA लाइसेंस यानी विदेश से पैसा लेने का लाइसेंस लेना मुश्किल हो गया है, उनको रद्द किया जा रहा है, जबकि यहाँ खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है। मगर जरा सोचिए कि खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले लोग भारत के नियम कानून को कैसे धक्का बता रहे हैं, कैसे भारत की जनता को टोपी पहना रहे हैं और खुद विदेश में जाके अपने ज्यादातर संस्थाओं को रजिस्टर कर रहे हैं। खुद नारा देते हैं कि फला जगह पे रहना होगा तो फलाना फलाना कहना होगा, और खुद भारत में रहकर भारत के कानून को नहीं मानते। यहाँ के कानून से इनको दिक्कत होती है, यहाँ के कानून से खेलेंगे, यहाँ से बच के निकल लेंगे और विदेशी कानून से डरेंगे, मगर फिर भी खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इनका कहना है कि प्रियांक खड़गे RSS के बारे में इसलिए बोल रहे हैं ताकि मीडिया में बने रहें। अब सवाल यह है कि क्या RSS इसीलिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है ताकि प्रियांक खड़गे को मीडिया में बने रहने का मौका मिले, वो राजनीति कर सकें? क्या RSS ने इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कि विपक्ष के नेता राजनीति कर सकें? बहरहाल यहाँ दोहरेपन की कोई सीमा नहीं है। आप लोग खाली दोहरेपन का अंदाजा लगाइए और इतना याद रखिए कि इन सब के लिए आज़ादी के बाद की तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं, खासकर कांग्रेस की सरकारें, वरना इतने सारे कांड करके कोई संगठन और उससे संबंधित लोग सीना तान के खुद को देशभक्त न बोल पाते और छाती ठोक के ये न कह पाते कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, जो करना हो कर लो। वैसे आप इस मामले पर, RSS के दोहरेपन के मामले पर, भारत के कानूनों को न मानने के मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत